जी दोबारा ज्वाइन करके देखें। मैंने चीज़ें अपने एंड पर कुछ बेहतर करी हैं, पैकेज वगैरह करा डेटा बंडल का। तो ज्वाइन करें दोबारा, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ज्वाइन। तो जी हम अपने अगले सेशन को यहाँ से शुरू करते हैं। असल में इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने दोबारा पैकेज करवा कर डेटा के ज़रिए से एक्टिव करने की कोशिश करी। आगे कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने अपने सेशन को ब्रेक किया था, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सेशन को। सो जी राना साहब, कुछ पूछ रहे हैं, आप बोलें। राना उस्मान नो साहब। सर, बाय अच्छा मिस्टेक हो गया था, वो रीनेम कर रहा था। अच्छा, चलें कंटिन्यू करते हैं हम आगे। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द बॉक्स, एफ जो है वो एस सरफेस ऑफ द बॉक्स है, सही है। तो सरफेस जो आपका होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ के ऊपर डिपेंड करता है, दो लेंथ से मिलकर सरफेस बनता है आपका। सो द वर्टिसेस प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये वर्टिसेस हैं जो कि जो लाई करते हैं सरफेस के हिसाब से। तो इसमें एक्स की वैल्यू है, वाई की है और जेड की है। विद ऑन आउटवर्ड्स पॉइंटिंग नॉर्मल वेक्टर्स। सर जी, सर जी काइंडली माइक करीब कर लें सर जी, आवाज। मैंने करीब किया, अब सही आ रही है आवाज़? जी जी, थोड़ा बेटर है क्योंकि सर वो मैं थोड़ा साइड पे हूँ तो यहाँ शोर है, आपको फील हो रहा हो। जी जी, चले मैं कोशिश करता हूँ और तेज़ बोलने की। तो मैं ये बता रहा था जी कि जी, जज़ाकल्लाह। विद आउटवर्ड्स पॉइंटिंग नॉर्मल वेक्टर्स एंड एफ एक्स वाई कॉमा जेड, इसमें जो एफ की वैल्यू आप यहाँ देख रहे होंगे वो मैंने ये बता दिया। और डी एस के हिसाब से जो इसके एस के वर्टिसेस हैं पॉइंट्स, वो डी एस के हिसाब से बता दिए हैं। तो और एफ एक्स वाई जेड जो हैं वो एक्स स्क्वायर जेड क्यूब कॉमा वाई जो है उसमें टू वाई एक्स वाई जेड क्यूब, एंड जो जेड की वैल्यू है वो एक्स जेड टू द पावर फोर। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चीज़ दी हुई है, अगर आप इसमें गौर से देखें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ये चीज़ जो है वो एक्स कहलाती है, ये चीज़ वाई कहलाती है और चीज़ जेड कहलाती है। लेकिन इसमें जो एक्स है उसका वो इस तरह है, वाई जो है वो इस तरीके से है और जेड जो है वो इस तरीके से है। नोट दैट the surface integral will be difficult to compute since there are six different components to parameterize corresponding to the six sides of box, and so one would have to compute six different integral instant using Gauss theorem. It is earlier to compute the integral जो कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ ऑफ पी कहलाता है। फर्स्ट वी कंप्यूट डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो कि बनेगा टू एक्स टू एक्स जेड क्यूब प्लस टू एक्स जेड क्यूब प्लस फोर एक्स जेड क्यूब इक्वल टू एट एक्स जेड क्यूब के मुताबिक यह बराबर बन जाएगा। अच्छा, ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको अगर क्लियर करके बता दूं कि ये कैसे बन गया है, तो इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें कि हमने इन सब के डिफरेंशिएशन के मुताबिक इनकी सॉल्यूशन को निकाला है। जैसे कि जब x के रिस्पेक्टिव मैं इस टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा टू एक्स जेड जी जी क्यूब, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्टिव। अच्छा, इसको मैं y के रिस्पेक्टिव करूंगा तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू एक्स जेड क्यूब। और जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा z के मुताबिक तो ये हो जाएगा फोर एक्स जेड टू द पावर थ्री, जो कि ये लिखा हुआ है। जी जी अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसका एक फैक्ट सामने आया कि इनके जो एक्स वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं। दिस
दिस मतलब वेरिएबल से मुराद अगर आप देखें एक्स जेड क्यूब और एक्स जेड क्यूब विद द डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट्स, तो ये दो दो चार और चार आठ, तो 8 एक्स जेड क्यूब के बराबर ये चीज बन जाती है। नाउ वी इंटीग्रेट दीज फंक्शन ओवर द रीजन बी बाउंडेड बाय एस। तो अब हम इसे रीजन के मुताबिक इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें हमें इंटीग्रेट करने के लिए आप अगर गौर से देखें तो सरफेस जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिसके अंदर उसका एक्स भी है, उसका वाई भी है और उसका जेड भी है। ठीक है, तो इसका मतलब तीन लेंथ इस्तेमाल होगी और तीनों लेंथ की डिफरेंशिएशन और एडिशन से हमें मिल गया 8 एक्स जेड क्यूब। इस एक्स जेड क्यूब को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो तीन लेंथ की कॉम्बिनेशन से बना है, तीन लेंथ, क्योंकि हमने इसको अलग अलग तीन तरीकों से डिफरेंशिएट किया है और तीन लेंथ का समीशन ये बना है। तो डी एक्स डी वाई डी जेड इनके कॉम्बिनेशन में ये चीज़ ऐसे लिखी गई है और 8 एक्स जेड क्यूब में ये चीज़ इस तरह बताई गई है। साथ ही साथ अगर आप लिमिट देखें तो एक्स की लिमिट +-1 दी हुई है। तो आप जानते हैं अपर लिमिट ऊपर आती है, लोअर लिमिट नीचे आती है। तो प्लस की वैल्यू ऊपर आएगी और माइनस की वैल्यू नीचे आएगी। इसी तरीके से +-2 और +-3। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि x की लिमिट विद अ फंक्शन के मुताबिक किस तरह बताई गई है, y की और z की किस तरीके से बताई गई है। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो इसको हम यहाँ से आगे लेके चलते हैं। अब ज़रा गौर करें, मैं अगर यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो क्या होगा ये जनाब। देखें x का सबसे पहले, क्योंकि x पहले लिखा हुआ है तो x को कर लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर dx पहले लिखा हुआ तो पहले उसी को करेंगे। आप पहले y को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप उसके ज़रिए उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो x को x की रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में वैल्यू बढ़ती है, जबकि डिफरेंशिएशन में x का x की रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, लेकिन x का x की रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रल होता है वो आपको याद होगा x² बाय 2 हो जाएगा। याद है जनाब, x² बाय 2। तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के पास कॉपी और वो पेन वगैरह है तो उस पर करें, और मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ। अभी आप लोग भी सॉल्व करें, देख लेते हैं भाई पहले कौन कर लेता है। तो कॉपी पेंसिल आप लोग लेकर आ जाएं और इसको सॉल्व करें, और मैं भी ज़रा लेकर आ जाता हूँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। सर और सर ये जो 8 8 एक्स जेड क्यूब ऐसे सॉल्व करना है? हाँ, ये पूरा इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये तो बहुत इजी है मेरे ख्याल में। इसको सॉल्व करना, इसका आंसर 0 लिखा हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। और मुबीन भाई कहाँ हैं आप? सुबह से अभी आए हैं आप, लेट हो गए? सर मैंने पहले खोला था सर तकरीबन 11 बजे, तो सर उसके अंदर सर 12 बजे की टाइमिंग आ रही थी, तो हमने कहा शायद 12 बजे स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, मैंने 11 ही तो लिखा था। सर शायद फिर वो कोई और खोल रहा होगा सर, इसलिए फिर हम चले गए थे। फिर अभी एकदम देखा तो हमने कहा अरे सर की क्लास हो रही है। हाँ, आपने ही तो बोला था, पूछा था, तो मैंने, मुझे याद आ यस, गया। यस सर। बस यार, रातों रातों को लाइट इतनी जा रही है, 4 बजे 3 बजे, अब वो सुबह उठना ही नहीं हो पा रहा। अजीब मुसीबत है कि इलेक्ट्रिक वालों की। अभी भी लाइट गई हुई है मेरी, कल रात को भी लाइट गई हुई जब क्लास ले रहा था। अच्छा सर। अच्छा सर आज, आप यूनिवर्सिटी आज, स्टाफ वाले तो यूनिवर्सिटी चले गए थे ना सर आज? नहीं अभी फेजेस में यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें फेस्ट वालों को नहीं बुलाया, अभी फार्मेसी वालों को बुलाया है। अच्छा अच्छा। तो ये क्वेश्चन है, ये जो सामने है ना, ये सॉल्व करने के फराक में हम सब लोग तो ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी ये सॉल्व करें। और मैं सोल्यूशन ऐसा कर रहा हूँ और अभी आपसे शेयर करता हूँ आप लोगों से ना। यस सर, कर रहा हूँ मैं भी सॉल्व। नोमान मकसूद साहब, आप भी सॉल्व कर रहे हैं इसको? जी सर। तो भाई
जल्दी जल्दी कर लें, मैं तो बड़ा कमज़ोर हूँ मैथमेटिक्स में, तो आप लोग तो जल्दी कर लेंगे, मुझे टाइम लगेगा। ये भाई क्या आंसर आया किसी का, कोई बताएगा? राना उस्मान साहब। सर मैं अभी पहले गया हूँ सर, 2 मिनट और दें काइंडली। अच्छा, मैंने कर लिया है, चलें मैं आपको टाइम देता हूँ, आप करें जितने जल्दी हो सके। और मैं इसको आपसे शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, तब तक आप लोग सॉल्व करें। तो मुझे पर्सनल मैसेज मिल रहे हैं आप आप लोग देर वेट कर लें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हाँ भाई मुबीन साहब और नुमान, जवाब आया किसी का? सर कर रहे हैं सर, थोड़ा सा। चलें करें। और मैंने स्क्रीन मेरे ख्याल में सॉल्यूशन की सॉल्व हो रही होगी, मैंने आपसे शेयर कर दी है, कंपेयर कर लीजिएगा। ये सर अब आ रही है सर अब। ये मैंने कर लिया है। बस ये सांप जो है ना, आपकी ज़िंदगी कभी आसान नहीं होने देंगे, ये इंटीग्रेशन के जो सांप है।
अच्छा, आप में से किसी का सोल्यूशन हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जस्ट आपके वेट में बैठा हूँ, वरना हमें आगे लेक्चर कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। जी सर, दूसरी लिमिट में 0 हो गया। दूसरी लिमिट में ही जीरो नहीं, पहली लिमिट में ही जीरो हो गया। वो लिमिट मतलब एक्स की लिमिट में ही जीरो हो गया। हाँ जी हाँ जी, मतलब एक्स की लिमिट में वो 2 - 2 हो रहा है ना सर, तो 0 आ रहा है तो इस वजह। चले हम क्लियर करते हैं, 2 - 2 नहीं आ रहा मुझे। तो जनाब यहाँ तक सॉल्यूशन, मेरे ख्याल में क्वेश्चन आप सब लोगों के पास लिखा हुआ है कि क्या था। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखें, 8xz³ dx dy dz जिसकी लिमिट थी +1 -1 +2 -2 +3 -3। ठीक है। अच्छा, अगर एक लड़के का हो गया तो मेरे ख्याल में एक एवरेज मेरा भी हो गया है, तो इस हिसाब से बाकी लोग सॉल्यूशंस के ऊपर नज़र रखें। नुमान मुबीन साहब, आप ज़रा स्क्रीन पे आ जाएं और जो रह गया उसको उस तरह फुलफिल कर लीजिएगा। तो इसमें मैं ये बता रहा था, मेरी स्क्रीन होपफुली शेयर हो रही होगी। तो 8 जो है हमने बाहर रखा, और इनमें से भी हमने x, y और z में से सिर्फ x को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, x के बाद dx लिखना था, वो मैंने लिखा नहीं, वो गलती हो गई मुझसे। x के बाद dx लिखना था मुझे, तो यहाँ पे x के बाद dx मैंने रिप्रेजेंट किया है। जी सर हो गया। अच्छा जी, नुमान साहब कह रहे हैं हो गया इनका। तो अब यहाँ थोड़ा गौर करें, तो मैंने एक चीज़ मिस कर दी कि 8 इंटीग्रल +-1 x और उसके साथ dx होगा, क्योंकि इंटीग्रेट जब होता है ना उसके साथ वेरिएबल और उसका डिफरेंशियल फॉर्म dx भी होना ज़रूरी है। तो वो मैं लिखना भूल गया हूँ, वो dx ऊपर से नीचे भी लिखा जाएगा। मेरी बात मेरे ख्याल में आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जब इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो x का जो वो होता है इंटीग्रेशन, वो होता है x का x² 2। ठीक है, x² 2, और लिमिट फिर इसकी 1 और -1 थी, वो मैंने एक लाइन से 1 और -1 लिख दी है। अच्छा, इसके बाद जो है वो z² dy और dz लिखा हुआ। ठीक है, जो हम इंटीग्रेट नहीं कर रहे थे वो हमने बाहर लिख दिया, और ये z³ है, सॉरी मैंने स्क्वायर लिख दिया, z³ था। अच्छा, जी उसके जी सर। उसके बाद जो है, जो 2 बचा था ना, वो 2 से ये 8 जो बाहर का था कट जाएगा, तो 2 1 2, 2 4 8, तो 4 रह जाएगा। और x के अंदर हम उसकी लिमिट लगा देंगे, तो x² मीन्स 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, और -1 का स्क्वायर +1 बनेगा, लेकिन बाहर एक माइनस पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद बाहर लिखा हुआ है z² dy और dz। 4 जो था मैंने शुरू में लिख दिया था। अब जब 1 -1 हो जाएगा ना, तो वो बन जाएगा 0। और होता यह है कि ये सारे वेरिएबल, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सब एक दूसरे से डिफरेंशियल फॉर्म में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में लिखे हुए, और जब एक वेरिएबल या लिमिट के रिजल्ट का आंसर 0 हो जाता है ना, तो मल्टीप्लाई वो सबसे 0 हो जाएगा, जो मैंने एरो से दिखाया है। इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो 0³ बनेगा, यूनिट क्यूब। क्लियर है यहाँ तक मुबीन भाई? मेरी बात समझ आ गई आपको? यस सर। कोई डिफिकल्टी किसी को है तो पूछें। अगर कोई डिफिकल्टी है किसी को, नुमान साहब कोई चीज़ में समझ नहीं आई तो मुझे बता दें, मैं रिपीट कर दूंगा। तो ये चीज़ है, और इसमें बस 2 गलतियां मेरे एंड से। एक, मैंने x पे जो है ना वो dx नहीं लगाया, और z जो था वो z³ होगा। लेकिन इससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये मेथड में ये चीज़ ज़रूरी है, जो मैं अपनी गलती को बता रहा हूँ कि आगे जो z² एंड तक मैं ले गया हूँ z³ है, और शुरू में x के साथ dx लगेगा। तो अपने एंड से ये चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ये सोल्यूशन मैंने शेयर कर दिया है आपसे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भी। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट करने के बाद ये आंसर नहीं आया, तो इसका हिस्सा था एक छोटा सा। कोई सवाल किसी का नहीं है होपफुली, तो हम आगे चलते हैं। तो ये इसका रिजल्ट आ गया है यहाँ पे, जो कि डाइवर्जेंस का हमने निकाला। तो ये डाइवर्जेंस का रिजल्ट था जो हमने इस तरह से कैलकुलेट करके सॉल्व किया। ये पहला क्वेश्चन था जो आज हमने किया है। तो आपके असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा भाई, जो भी मैं दे रहा हूँ? तीसरा होगा, चौथा होगा? कौन सा सर? ये वाला? यही वाला जो सवाल मैंने कराया है, अगर मैं आपको असाइनमेंट में दे दूं तो ये कौन सा नंबर बनेगा? सर वो जो आपने पहले वाला असाइनमेंट दिया सर, उसके आपने 3 पार्ट बोले थे। अरे मेरे भाई, ये दूसरा वो सवाल बनेगा ना, दूसरा सवाल। वो पहला था। यस सर वही बोले। जी, तो बस इसका सिंपल जवाब था, ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये एग्जाम्पल, जो आपको एज इट इज करनी है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखना, वो मैंने जो कराया है वो लिखना है। क्लियर है? ठीक हो गया सर। ठीक तो हो गया। यही चीज़ आप लोग कर लीजिएगा और यही आपका असाइनमेंट बन जाएगा। और इस तरीके से हम ये छोटे छोटे सवाल आपको देते जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, इस तरीके से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो अभी मैं एक छोटा सा काम इसमें ये कर लेता हूँ कि आप लोगों को ये शेयर कर देता हूँ जो सोल्यूशन था अपडेट करके ना, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी इसमें, तो उसे सही कर लेता हूँ मैं, 2 गलतियाँ। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका जो मैंने शेयर किया। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद जो आज और अभी हम करने वाले हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया है इसे ठीक करके। जो मेरी 2 गलतियाँ थी वो मैंने सही कर दी हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी जो वेरिएबल थे ना ये एक्स वाई जेड में थे, एक्स वाई जेड के वेरिएबल के अलावा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि एवेल्युएट इंटीग्रल 3xi प्लस 2yj डॉट ए डी के हिसाब से। अब अगर आप और करें तो ये 2 एंटिटीज हैं एक्स और वाई की, और 2 लेंथ है, तो इससे क्या बनेगा, एरिया। और ऊपर भी ऐसा ही था, ठीक है। अब इसके लिए जो सरफेस है ना हमारे पास, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 के बराबर है। अच्छा, ये इक्वेशन किसकी होती है, कोई बताएगा मुझे, ये किसकी इक्वेशन कहलाती है? अगर कोई मुझे बता दे। ये इक्वेशन कौन सी होती है मेरे भाई? तुक्का मारे हैं? नाम नहीं आ रहा सर, देखी हुई तो है ये सर, नाम भूल गए। नाम नहीं आ रहा? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये इक्वेशन कहलाती है सर्किल की इक्वेशन, जिसका रेडियस जो है वो 3 है, यस सर। आर स्क्वायर 3, इसका रेडियस 3 बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये 3D एक सर्कल की इक्वेशन, जो कि मेरे ख्याल में एक 3D सर्कल तो नहीं होता, वो एक हॉलो टाइप का स्फीयर होता है, उसकी इक्वेशन है ये। आगे कंटिन्यू करते हैं। वी कुड पैरामीटाइज the surface and evaluate the surface integral, but it is much faster to use divergence theorem since। तो इसके लिए divergence theorem को हमने इस्तेमाल किया। तो हमने क्या किया कि 3xi प्लस 2yj और डॉट डी को हम हटा देते हैं, फिलहाल इस वाले पार्ट को लेते हैं और इसका डिव निकालते हैं। डाइवर्जेंस को डिव भी कहते हैं, आप लोगों को ने एमबीसी में पढ़ा होगा, इसको डिव भी कहते हैं। तो हम इस एंटिटी को लेंगे और आपको पता है, देखें इसमें x है, इसमें y है, लेकिन इसमें z नहीं है, और z नहीं है तो इसका मतलब z 0 है। तो इसको डावा बाय डावा x 3x ले लेंगे, प्लस डावा बाय डावा y 2y ले लेंगे, और प्लस डावा बाय डावा z 0 ले लेंगे। ये चीज़ क्या समझ आ जाती है? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें? नो सर, ठीक है। क्लियर है मुबीन मेरे दोस्त? यस सर। ये चीज़ करने के बाद हम इसका डाइवर्जेंस थ्योरम ने इम्प्लीमेंट किया और इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होती है 2 एंटिटीज के दरमियान ली जाती है, लेकिन यहाँ पर एंटिटी एक है, तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन लेंगे यहाँ पे। तो वो करने का तरीका ये होता है कि आप 3 को अलग करें और x का x के रिस्पेक्टिव में क्या हो जाएगा, 1। x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो वो रह जाएगा 3 सिर्फ। इसी हिसाब से 2y को y के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे तो y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और रह जाएगा 2। तो ये 2 और 3 रह गया, और 0 का z के रिस्पेक्ट में, 0 का 0 के रिस्पेक्ट में 0 ही होता है, क्योंकि 0 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 है, और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है। तो ये 2 जमा 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये जवाब मेरे दोस्त? जी जी सर। अच्छा, उसके बाद डाइवर्जन थ्योरम इस पे लगाते हैं। तो डाइवर्जन थ्योरम के मुताबिक इंटीग्रल 3xi प्लस 2yj डॉट ए डी करेंगे, और ट्रिपल इंटीग्रल में इसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ऊपर आपको याद है, हमने जब आंसर आ गया था डाइवर्जेंस का, तो इस आंसर को हमने ट्रिपल इंटीग्रल में इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि नंबर है। तो जैसे ही हमने यहाँ नंबर 5 जो आंसर इसका आया यहाँ पुट किया,
और dv के रिस्पेक्टिव इक्वल टू 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्योंकि देखें ये इक्वेशन मैंने बताई थी सर्किल या स्फीयर की, सर्किल क्योंकि 2D होता है। अच्छा कोई बताएगा सर्किल और स्फीयर में क्या फर्क होता है एग्जाम्पल के जरिए? सर सर्किल में दो डायमेंशन होती है, एक्स और वाई, और स्फेयर में जो है ना सर तीन होती है, एक्स वाई जेड। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेहतरीन बात कर दी आपने, यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। और दूसरी बात ये है कि सर्किल की जो डायमेंशन के हिसाब से अगर आप सर्किल को देखें तो जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी की डायमेंशन, जिस तरह चूड़ी आपने देखी होगी, वो चीज़ सर्किल है। और जो फुटबॉल है वो आपकी स्फेयर है। तो जिस तरह राना उस्मान साहब ने बताया, ये इसकी सही मायनों में डेफिनेशन है। और इसी तरीके से हम इन एंटिटीज़ को पता लगाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो ये स्फेयर की वो है डायमेंशन, और स्फेयर की डायमेंशन, क्योंकि ये 3D है तो फिर ये सर्कल नहीं होगा बल्कि ये स्फेयर होगा। और इसीलिए यहाँ पे जब dv लिखने की बारी आई, क्योंकि हमने जब इंटीग्रेट करना था 5 को, तो आप जानते हैं कि 5 तो इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि 5 एक वो है कांस्टेंट है। तो यहाँ पर d का v के रिस्पेक्टिव जो इंटीग्रेट होगा वो v हो जाएगा। समझ रहे हैं? जब कोई भी वेरिएबल नहीं होता तो डिफरेंशियल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, सॉरी इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, तो वो वेरिएबल ही खुद बन जाता है यहाँ पे। तो 5 dv का इंटीग्रेट बनेगा 5v, यानी 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे प्लेस किया जाएगा। और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कोई बताएगा स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? जिसके जरिए से ये 180 पाई बना है। सर सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में 3/4 होता है पाई आर सर स्क्वायर। 4/3 होता है मेरे ख्याल में। 4/3 मुझे 4/3 पाई आर, आर स्क्वायर था, पता नहीं ऐसे कुछ। 4/3, 4/3, 5 5 20, तीन कम नहीं, उससे भी 18 तो नहीं आ रहा, 180 तो नहीं बन रहा। 180 डिवाइड बाय 5 करें अगर, डिवाइड बाय 5, 5 एकम 5, 5 हाँ सर, ये पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि आर क्यूब होगा, क्योंकि हमें कितना दिया हुआ रेडियस इधर? सर 3। 9 दिया हुआ है। 3 बनेगा। जी 3 दिया हुआ सर। रेडियस तो 3 है ना मेरे भाई, देखें, पाई आर क्यूब। 3 का क्यूब हो गया, अल्लाह भला करे। 3 9 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 5। जी सर, 4/3 पाई आर क्यूब होगा इसका फॉर्मूला। 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा 1 मिनट, 27 डिवाइड बाय 3, 3 कम 3, 3 27, 5 45। फिर भी 180 कैसे बन रहा है मेरे भाई? अरे बन गया ना, बेहतरीन हो गया यार। मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे सोल्यूशन। जी जी सर, मैं भी कर देता हूँ। किसी की समझ आया? नोमान मुबीन मेरे दोस्त, ये सिर्फ हम दोनों ही खेल रहे हैं क्या? मतलब बाकी बाकी लोग भी तो कुछ हाँ बताएं। सर, समझ नहीं आया सर, कैसे बना सर? प्लीज प्लीज। ये तो मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा सोचे इसके बारे में यार। मुबीन भाई आप बुजुर्ग हैं हमारे, ऐसी बातें करते हैं आप। नहीं सर, बुजुर्ग कहाँ से है सर? 21 साल के बच्चे हैं सर हम। मैं तो फिर 19 हो गया जी। वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अभी जो होता है 5 से ना, मल्टीप्लाई भी करेंगे इसमें। जी 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 बिल्कुल, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी जो होता है, जिस तरह राना उस्मान साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया इन्होंने, कि वो 4/3 पाए आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमारा जो वॉल्यूम आया है वो रिस्पेक्टिव टू आर जो आया ना, आर
वो था 3। वो हमने इक्वेशन से एक्सट्रैक्ट किया था। अगर आपको याद हो, वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड यस सर। स्क्वायर। और उस इक्वेशन को बराबर मिला के बनता है 9। तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनाएं तो ये 9 यानी 3 का स्क्वायर बनता है। तो ये एक रिस्पेक्टिव वे में r इक्वल टू 3 बन जाता है। ठीक है, मैं ये चीज़ लिख के शेयर करूंगा आपसे, मैं लिख ही रहा हूँ बल्कि शेयर कर देता हूँ। और इस चीज़ के मुताबिक आपका जो वॉल्यूम बना है ना v, वो v बन जाएगा 3 3 9 27। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय पाई। 3 एकम 3, 3 निम 27, और 4 5 निम 45 होता है, तो 45 पाई। और जो आपका 5 टाइम्स वो बन रहा था ना, तो वो हो गया 180 पाई वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रल का जो रिजल्ट था। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ट्रिपल इंटीग्रल 5 डी वी और आर। तो ये क्वेश्चन 2 का जो छोटा सा पार्ट था ये भी मैंने कर दिया है, तो मैं आपसे लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये चीज़। तो मेरे भाई अपने ग्रुप पे देखें इसको ज़रा। मैं ज़रा 1 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। जनरेटर ज़रा शायद लाइट आ गई, बंद करके आता हूँ। तब तक ये सोल्यूशन जो क्वेश्चन 2 में मैंने आप लोगों से शेयर किया ना, देखें 180 मैंने कैसे बनाया, ज़रा गौर करें उस पर। जी जनाब, तो समझ आ गया है मुबीन भाई? यस सर, यस सर। समझाएं ज़रा फिर मुझे। सर यस सर, समझाते हैं। यस सर। एक मिनट सर, कॉपी भी कर रहे थे। सर इसका जो वॉल्यूम स्फीयर है ना सर, मतलब 4/3 पाई आर है, ठीक है सर। तो आर का क्यूब सर, हमारे जो ऊपर स्पेस की स्फीयर की सर डायमेंशन है सर, ये 9 आखिर में आ रहा है सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना, इज इक्वल 9 है, ठीक है सर। जी। तो जब हम 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ रहा है। और सर नीचे जब 3 का 9 आ रहा है तो 27 बन जा रहा है सर। हम्म। 3 का स्क्वायर सही है सर। फिर सही नीचे है। 3 है, उसको सर कटिंग करें तो सर 4 × 9 पाई आ रहा है। 45 हो गया सर। 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 45 से, ठीक। 180 आ गया। सही, 180 आ गया। तो 5 हमारे पास क्वेश्चन का चल रहा था, और 180 हमने इस तरीके से करके उसको 5 से 180 आया है। 5 को 4/3 पाई r क्यूब, मल्टीप्लाई और r हमने ऊपर से लिए। जिस तरह मुबीन साहब ने बताया, ये बिल्कुल ऐसे ही। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 सर। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर सर 3 हो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो जी। 36 आ रहा है। नहीं नहीं, वॉल्यूम फिर आया है 45 पाए। सर 4 9 का 36 होता है। 4 9 36। अच्छा, 1 मिनट में भी देख लेता हूँ दोबारा। सर मेरा भी यस सर 36 ही 36 आ आ रहा रहा है। है। यस सर 36 आ रहा है। जी जी, आप सही कह रहे हैं, मैं जरा चेक कर लेता हूँ दोबारा।
वो एक गलती हो गई इसमें, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 5 ही सर है। समझ गया सर, जी जी सर समझ गया हूँ मैं, वो क्या मिस्टेक हुई है। वो 35 नहीं है, 36 ही है, मैंने वो उल्टा कर दिया था। 36 है वो। जी 36 के हिसाब से ये 180 बन रहा है सर। जी जी सर। यस। जी, तब उसके हिसाब से बन रहा है, वो मुझसे गलती हो गई, बिल्कुल सही है। जी मैं जी इसे जी जी। दोबारा से तस्वीर खींच के अपडेट कर देता हूँ, ताकि बाद में कोई देखे तो उसे मिस्टेक ना लगे इसमें। हम्म, मैंने ये अपडेट कर दिया जी व्हाट्सएप पे भी। तो ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ असाइनमेंट के ऊपर आते हैं हम। ये न्यूमेरिकल वो हैं जो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट मैं इसको बताऊंगा। तो यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, तो असाइनमेंट में अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और उसको पता लगाते हैं। लेट आर बी द रीजन इन आर क्यूब बाय पैराबोलाइड। पैराबोलाइड की इक्वेशन होती है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये सरफेस है, पैराबोलाइड सरफेस है, स्फीयर है या अनवेयर्ड सरफेस है, एंड द प्लेन z इक्वल टू 1 के बराबर है, एंड लेट s की जो वैल्यू है बी बाउंडेड रीजन आर इवेल्युएट डबल इंटीग्रल वाई आई। अच्छा, आई जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, एक्स जे इसका पोजीशन वेक्टर जे है, और जेड स्क्वायर के, ये के इसका पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्टिव ऑफ ए डी। तो ये 3 डायमेंशनल एक इक्वेशन की फॉर्मेशन है, ठीक है। अब हमें सोल्यूशन की तरफ इसके आना है। तो अगर आप गौर करें तो हम ये सेंटर वाला जो फंक्शन होता है ना, इसका क्या लेते हैं हम, डाइवर्जेंस लेते हैं, डाइवर्जेंस, ठीक है जनाब। तो इसको हमने डिव वाई आई प्लस एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर के में लिखा। उसके बाद हर एंटिटी का अलग अलग रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव लिया, जैसे कि y को विद रिस्पेक्टिव टू x के डेरिवेट करेंगे, क्योंकि i का मतलब ये x की पोजीशन है, तो y को x के रिस्पेक्टिव डेरिवेट करेंगे। जो आप जानते हैं y x के रिस्पेक्टिव 0 हो जाता है, और x को y के रिस्पेक्टिव हम डेरिवेट करेंगे, तो आप ये भी जानते हैं कि ये इसके रिस्पेक्टिव 0 हो जाएगा, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकल सकता है, और दूसरा जो है कोई और वेरिएबल उसके रिस्पेक्टिव में 0 होगा। अब इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आगे चलें तो क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जेंस जेड स्क्वायर जेड के रिस्पेक्टिव, तो ये कितना बन जाएगा, जेड का जेड के रिस्पेक्टिव में लेंगे तो 2z हो जाएगा। मुबीन भाई समझ आ रहा है यहाँ तक, क्लियर है। यस सर, यस सर। 2z कैसे बन गया, ये दोनों तो 0 होगा, ये जेड स्क्वायर का 2z हो गया। तो यहाँ पर हमारे डाइवर्जेंस का जो आंसर है वो 2z बना है। अब आप जानते हैं जब डाइवर्जेंस का इसका आंसर 2z हो जाता है, तो हम एक काम ये करते हैं कि इसका वो ले लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो जो 2z आया है, यानी जेड स्क्वायर वो के करके बनाया हमने, तो ये 2z डेरिवेटिव और डीवी हो गया। तो इन्होंने ये बताया कि डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक एक तरफ वो डबल इंटीग्रल होता है और एक तरफ वो ट्रिपल इंटीग्रल होता है, ठीक है। ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके मुताबिक हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इस तरफ वाले हिस्से पे, और आप अगर इसे गौर से देखें तो ये डाइवर्जेंस तो निकल रही है। इन्होंने बताया इट इज इजिएस्ट टू स्टेप द ट्रिपल इंटीग्रल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इन्होंने बताया कि इसको ट्रिपल इंटीग्रल में हम अगर सॉल्व कर लें तो ट्रिपल इंटीग्रल में ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब ट्रिपल इंटीग्रल में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं डी आर, डी थीटा और डी जेड, सॉरी आर डी जेड डी आर डी थीटा होते हैं। ये फॉर्मूला है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वॉल्यूम निकालने का। लेकिन हमें जो यहाँ पे लेंथ दी गई है वो आर के रिस्पेक्टिव उसमें दी गई है, जेड की जो लिमिट है वो इसमें ये जैसे बताई गई है, ये तो आर दे दी है इसने ना। आ, ये आपकी हो गई थीटा की लिमिट। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जनरेटर जरा बंद कर दूं, इसको जरा गौर करें इतने में।
अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। इसमें ट्रिपल इंटीग्रल के मुताबिक हम बात कर रहे थे। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे ये थीटा की लिमिट है वो 0 to 2 पाई है। जब थीटा की लिमिट नहीं दी जाती, जैसे इसमें नहीं दी गई, तो हम बाई डिफॉल्ट 0 to 2 पाई ले लेते हैं। ठीक है। आर की जो लिमिट है वो 0 to 1 है। आर की लिमिट, अब आप देखें आर की लिमिट 0 to 1 कैसे दी है उसने, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है उसके, वो यूनिट सर्किल के मुताबिक कर लेते हैं, तो वो 1 के बराबर होता है। तो इन्होंने आर की वैल्यू लिमिट 0 to 1 ले ली है। जेड की जो लिमिट है वो आर स्क्वायर 1 से आर स्क्वायर तक ली है। जेड की जो लिमिट है 1 से आर स्क्वायर तक, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होता है, और वो जेड जो है वो 1 है। जेड 1 से लेके आर स्क्वायर तक 1 है। तो ये जेड की लिमिट है, ये आर की लिमिट है, और ये थीटा की लिमिट है। कुछ लिमिट जो नहीं दी गई वो हमने बाय डिफॉल्ट ले ली है, ये अंडरस्टूड होती हैं। ये अगर आपने पहले वो पढ़ी हो जैसे एमबीसी वगैरह में, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी बताया जाता है, जिक्र किया जाता है इसका भी वहाँ पे। बहरहाल आगे चलते हैं हम इसमें। तो हमने सबसे पहले इंटीग्रेट कर लिया थीटा के रिस्पेक्टिव में, ठीक है, डी थीटा। अब थीटा का क्या होगा, थीटा का थीटा आ जाएगा और 2 पाई माइनस जीरो बन जाएगा, 2 पाई माइनस जीरो, और वो बाहर लिख दिया जाएगा थीटा का। जेड के रिस्पेक्टिव भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आर का हम अगर करते हैं तो जेड का आप जानते हैं, जेड का जेड के रिस्पेक्टिव में निकलेगा, तो जेड स्क्वायर बाय टू, टू से टू ये कट जाएगा और ये रह जाएगा जेड स्क्वायर। अब जेड की जो लिमिट है वो आपकी हो गई है जेड स्क्वायर, समझ रहे हैं, इसलिए जेड स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और आर पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, ये मैं करवा दूं, ये मतलब समझ आ रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये सिंपल है वैसे। 2 पाई आ गई लिमिट और सोल्यूशन थीटा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट करने का। आर जो है आर वैसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने z के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कर लिया, तो z की जो लिमिट है वो 1 और आर स्क्वायर है, और z को इंटीग्रेट z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेट क्या होता है z का, जेड स्क्वायर बाय टू। तो डिनोमिनेटर में जो 2 आएगा वो इस 2 से कट जाएगा और ये रह जाएगा जेड स्क्वायर, तो वही नीचे लिखा हुआ है जेड स्क्वायर इंटू आर। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाएंगे तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, यानी कि जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 4। तो ब्रैकेट बना 1 माइनस आर की पावर 4, और ब्रैकेट में बाहर लिखा हुआ एक आर, तो ये आर जब एक आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आर 1 से आर, और एक आर 4 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आर 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई यस डिफिकल्टी तो सर। नहीं है किसी को? अच्छा, ये चीज़ करने के बाद अब हमारे पास आर माइनस आर स्क्वायर आर के रिस्पेक्टिव में इंटीग्रेट होगा। तो और करें, 4 पाई 2 पाई बाहर लिखा हुआ है, 0 to 1 की इंटीग्रेशन बाहर लगाई, और आर को आर के रिस्पेक्टिव करेंगे तो आप जानते हैं आर का आर के रिस्पेक्टिव में होगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, और ये आर का होगा तो आर की पावर 6 बाय 6। 6। और फिर इसमें इंडिविजुअल लेवल पे हम लिमिट लगाएंगे, तो इसकी लिमिट लगाने के बाद जो रिजल्ट होगा इसका वो 1/2 हो जाएगा, और इसका जो रिजल्ट होगा 1/6 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे इससे एलसीएम लेने के बाद, और 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो ये डाइवर्जेंस के थ्योरम का ये रिजल्ट है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये? 4 हो गया सर। 4 हो गया। तो ये 4, आज 3 क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन पहले दिया था, तो ये इस तरह से 4 क्वेश्चन हो गए। असाइनमेंट के ये क्वेश्चन फाइनल के मिड के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को ज़रा गौर से देख लीजिएगा। ये लेक्चर आज का हम यहाँ तक एंड कर रहे हैं, 1 मिनट रह गया है, और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगे तो पूछ लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं, और ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं, स्टेप्स डिस्कस हो गए आप लोगों से। कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसमें उससे पूछ लीजिएगा। आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका सर